नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक लास्ट वीडियो में चल रहा था, हम कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, और वो यूनिट थी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, क्वांटम के ऊपर। तो देखिए, हाइड्रोजन अणु आयन की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बंध क्रम के बारे में। बंध क्रम क्या होता है, बंध क्रम को किस प्रकार से निकाला जाता है। बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन बटा 2 बंध क्रम होता है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा BE माइनस ABE/2। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन H2+ आयन एकमात्र ऐसा आणविक तंत्र है जिसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल किया गया है। अब अभी तक जो श्रोडिंगर समीकरण का हल किया गया है वो केवल हाइड्रोजन अणु आयन के लिए किया गया है। अणु आयन का मतलब क्या है कि H2+, देखो एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र कैसे है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों आपस में मिलकर निर्माण कर देंगे H2 का। ठीक है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ये कैसा बन जाएगा, H2+ बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन अणु भी है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और प्लस मतलब आयन भी है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन अणु आयन। हाइड्रोजन अणु आयन ही एकमात्र ऐसा आणविक तंत्र है जिसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल किया गया है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन परमाणु की भांति यह एक एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र है, अर्थात इसके यथार्थ तरंग फलन को ज्ञात किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में पृथक किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में पृथक किया जा सकता है, जिसके केंद्र में परमाणु का नाभिक है, जबकि H2+ आयन में इसे अंडाकार निर्देशांकों में पृथक कर सकते हैं, जिसके दोनों केंद्रों पर 2 नाभिक होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं, जबकि H2+ आयन के तरंग फलन को अणु कक्षक कहते हैं, क्योंकि अणु से बना हुआ है। अब इसमें वैसे अंतर इतना है कि अगर हम अकेला हाइड्रोजन परमाणु लेते तो उसके अंदर तो एक ही था और इलेक्ट्रॉन भी एक था, इस वजह से उसको परमाणु कक्षक कह देते। और यहाँ पर हमने एक अणु लिया है, इस वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक्चुअली अणु लिया है, इस वजह से यहाँ पर 2 आपस में परमाणु जुड़े हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही, और इसको हम क्या बोल देंगे, अणु कक्षक। H2+ आयन का अस्तित्व विसर्जन नली द्वारा ज्ञात किया गया है, और इसके आयनीकरण की ऊर्जा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन अणु के आयनीकरण की ऊर्जा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो आयनीकरण की ऊर्जा है, इसको आयन में बदलने की जो ऊर्जा है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि हाइड्रोजन के लिए इसका मान होता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि H2+ जो होता है, H2+ अणु आयन जो होता है, ये H2 की तुलना में कम स्थायी होता है, H2 की तुलना में कम स्थायी होता है, क्योंकि जिसके आयनीकरण की ऊर्जा का मान, जिसको आयनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, उसके लिए स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा रहेगा। इसमें HH+ बंध दूरी का मान 1.06 एंगस्ट्रॉम भी HH बंध दूरी 0.74 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, अतः यह एक दुर्बल बंध है। तो यहाँ पर क्या है, H+ बंध दूरी का मान 1.06 एंगस्ट्रॉम भी HH बंध दूरी 0.74 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगा, अतः यह क्या होता है, एक दुर्बल प्रकार का बंध होता है। नेक्स्ट, तरंग फलन से ऊर्जा स्तरों की गणना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं H2+ या हाइड्रोजन अणु आयन के लिए तरंग फलन क्या होगा, साई बराबर A1 1SA प्लस A2 1SB। यहाँ 1SA बराबर है 1/π एक्सपोनेंशियल माइनस RA, और 1SB बराबर है 1/π एक्सपोनेंशियल माइनस RB। ये परमाणुक इकाइयों के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा को निम्न व्यंजक द्वारा दर्शाया जा सकता है कि E बराबर क्या होगा, ऊर्जा को निम्न व्यंजक द्वारा दर्शाया जा सकता है कि E बराबर क्या होगा, साई स्टार H कैप साई D2 अपॉन साई स्टार साई D2। यहाँ H कैप इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, यहाँ H कैप
इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और H2 प्लस आयन के लिए पूर्ण हैमिल्टोनियन को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। H कैप बराबर होगा -h²/8π² 1/ma del square a plus 1/mb del square b plus 1/m del square minus exponential e square माइनस ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये Ra माइनस ई स्क्वायर Rb प्लस ई स्क्वायर R। तो ये H कैप है हैमिल्टोनियन संकारक जिसका मान इस समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। हैमिल्टोनियन संकारक का मान इस समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है और इस समीकरण में A और B जो आ रहे हैं, A और B दोनों नाभिक हैं। M नाभिक का द्रव्यमान, कैपिटल M क्या है? नाभिक का द्रव्यमान है। स्मॉल m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। R A नाभिक A से इलेक्ट्रॉन की दूरी है और R B नाभिक B से इलेक्ट्रॉन की दूरी है। R यहाँ पर नाभिक A और B के बीच की दूरी होती है। तो देखो R ये है, HA और HB के बीच की दूरी R है। HA से इस नाभिक के बीच की दूरी RA है और HB से इस नाभिक के बीच की दूरी RB है। ठीक है, तो वही चीजें हमने यहाँ पर रखी हैं। इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब H2 प्लस अणु आयन के निर्देशांक है ये, उसकी डायरेक्शंस हैं ये कि किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट, परमाणुीय इकाइयों में m बराबर क्या होता है? E के। परमाणुीय इकाइयों में m और E लगभग बराबर हैं, बराबर होता है h/2π के बराबर होता है 1 के। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के द्रव्यमान को भी एक ही माना जाता है, उसके आवेश को भी एक ही माना जाता है, तो उसको हमने यहाँ पर मान लिया। तो सभी जगह पर इसका मान हम रख देंगे, वो H कैप बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 1/8040 del square A plus 1/8040 del square B plus del square -1/RA -1/RB plus 1/R। अब इस पर अगर हम बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन को लगाएं तो निम्न समीकरण प्राप्त होगी। बाकी सभी को तो हम लगभग एब्सोल्यूट मान लेते हैं, उनका अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन करने के बाद में जो समीकरण मिल जाएगी, यहाँ से सारी चीजों का अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो यहाँ पर केवल डेल स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये माइनस था प्लस था, इसको काट कूट के माइनस अकेला डेल स्क्वायर बच गया। A और B तो यहाँ से खत्म हो गया, मतलब ये वाली टर्म जो है इस टर्म को हमने यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक है, और पीछे बचा क्या? H कैप इज इक्वल टू -1/2 डेल स्क्वायर माइनस 1/RA माइनस 1/RB प्लस 1/R कैपिटल R। समीकरण 10 से साई व 14 से H कैप के मान समीकरण 11 में रखकर उस पर विविधता विधि del A1 प्लस del A2 इज इक्वल टू 0 लागू करने पर ये सेकुलर समीकरणें, दीर्घकालिक समीकरणें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, ये सेकुलर या दीर्घकालिक समीकरणें प्राप्त होती हैं और वो समीकरणें देखो कौन कौन सी हैं। वो समीकरणें हैं A1HAA माइनस ESA। हम इसमें क्या रख रहे हैं? इसमें सबसे पहले इसमें हम साई का मान भी रख रहे हैं और H कैप का मान भी रख रहे हैं, और उसको समीकरण 11 के अंदर रख के और उस पर हमने H कैप का मान समीकरण 11 में रख दिया। देखो यह समीकरण 11, इसमें इस समीकरण में हमने H कैप का मान भी रख दिया, इस समीकरण में हमने साई का मान भी रख दिया और उसके बाद में हमने इस पर विविधता विधि को लागू करके और इन समीकरणों को प्राप्त कर दिया। ठीक है, ये A1HAA minus ESAA plus A2HAB minus ESAB is equal to 0. A1HBA minus ESBA plus A2HBB minus ESBB is equal to 0. HAA बराबर क्या हो जाएगा? HAA बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1SA H कैप 1SA D2, HBB is equal to इंटीग्रेशन 1SB H कैप 1SB D2 और HAB का मान 1SA H कैप 1SB D2 HBA का मान हो जाएगा 1SB H कैप 1SA D2 और SAA का मान हो जाएगा 1SA डॉट 1SA D2 और SBB का मान हो जाएगा 1SB डॉट 1SB D2 और SAB का मान हो जाएगा दोनों का गुणा 1SA डॉट 1SB D2 और SBA का मान हो जाएगा उल्टा इसका 1SB डॉट 1SA D2। समीकरण 15 का सार्थक हल। अब इन 15 का सार्थक हल केवल इसी कंडीशन में हो सकता है यदि HAA माइनस ES और HAB माइनस ESAB या HBA माइनस ESBA और HBB माइनस ESBB 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आगे हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब जो H2 प्लस आयन होता है, H2 प्लस अणु आयन होता है, में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे
दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं तो यहाँ पर HAA बराबर HBB होगा, अतः हर्मिटियन HAB बराबर HBA। 1s कक्षक वैसे तो नॉर्मलाइज्ड है, अतः SAA बराबर होगा SBB बराबर 1 तथा SAB बराबर होगा SBA बराबर S। तभी समीकरण 16 को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि HAA माइनस E, जो हम पीछे पढ़ रहे थे उसी के बारे में। अब डिटरमिनेंट्स का इसका विस्तार कर देंगे तो इन समीकरणों को हम ऐसे बदल सकते हैं, HAA माइनस E स्क्वायर बराबर HAB माइनस ES का स्क्वायर। HAA माइनस E इज इक्वल टू प्लस माइनस HAB माइनस ES। समीकरण 18 से ऊर्जा के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से, ऊर्जा का धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है तो E प्लस इसके बराबर आ जाएगा HAA प्लस HAB 1 प्लस S, और E माइनस किसके बराबर आ जाएगा, मतलब इसको उठाकर इस तरफ लेंगे, इसको उठाकर इस तरफ लेंगे, E माइनस किसके बराबर हो जाएगा HAA माइनस HAB 1 माइनस S। हेनरी-टर्बिन समीकरण 11 से HAA और HAB के ये मान प्राप्त किए जाते हैं। HAB बराबर होता है EH माइनस J प्लस 1 अपॉन R। यहाँ EH क्या है, एक अकेले हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, J है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का आकर्षण, और HAB किसके बराबर हो जाएगा EHS माइनस K प्लस S अपॉन R। K यहाँ पर अंतर परिवर्तन ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन के दोनों नाभिकों A और B के मध्य स्थिति परिवर्तन से उत्पन्न होती है। तो HAA और HAB के मान समीकरण 19 और 20 में रखकर उन्हें वापस पुनर्व्यवस्थित करने पर E प्लस इज इक्वल टू EH माइनस J प्लस K अपॉन 1 प्लस S प्लस 1 अपॉन R, और E माइनस इज इक्वल टू EH माइनस J माइनस K 1 माइनस S प्लस 1 माइनस S प्लस 1 अपॉन R। R के रूप में J के और S व्यंजकों को निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब अगर हम R के रूप में इनको दर्शाना चाहें तो तीन समीकरण हैं। J किसके बराबर होगा 1 अपॉन R 1 माइनस 1 प्लस R एक्सपोनेंशियल माइनस 2R, K इज इक्वल टू 1 प्लस R एक्सपोनेंशियल माइनस R, S इज इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन 3 एक्सपोनेंशियल माइनस R। R के विभिन्न मानों के लिए J के तथा S के मानों का परिकलन करके, R के विभिन्न मानों के लिए J के और S के मानों का परिकलन करके उनकी सहायता से E प्लस माइनस की गणना की जा सकती है। मतलब इनका गलन करके और इसकी गणना हम कर सकते हैं। और अब इसके जो मान होते हैं उसको सारणी के अंदर दर्शाया गया है। तो यदि EH के मान माइनस 0.5 AU को इसमें जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक का मान 0.5 AU घट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में। यदि E प्लस और E माइनस को R के सापेक्ष आरेखित किया जाए तो चित्र 2.10 A और B जैसे वक्र प्राप्त होते हैं। तो देखो ये यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होंगे, ये दोनों ग्राफ यहाँ पर प्राप्त होंगे। एक तो A जैसा ग्राफ प्राप्त होगा, एक B जैसा ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। और ये आपस में आलेखित किए गए हैं। R की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, ये E प्लस की वैल्यू है इस तरीके से बढ़ेगी, यहाँ पर E माइनस की वैल्यू है और R की वैल्यू है। इस तरीके से इसमें जो मान है वो है। एक बार इस डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित निष्कर्ष है उसके बारे में हम बात करें। एक E प्लस के मध्य है और R के, और एक E माइनस और R के मध्य। नेक्स्ट देखिए भाई ये सारणी के अंदर, अब देखिए R के किसी भी मान के लिए E प्लस का मान E माइनस से कम है। देखो R के किसी भी मान के लिए E प्लस का मान E माइनस से कम है। तो देखो R का कोई भी मान ले लो आप, E प्लस का मान E माइनस से कम रहेगा हमेशा। देखो E माइनस तो कभी नेगेटिव में गया ही नहीं, ये सारे के सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरा, R के एक निश्चित मान के बाद E प्लस का मान ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात EH से कम हो जाता है। अब निश्चित मान का मतलब है यहाँ तक जाने के बाद इसका मान जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। R के बढ़ने पर E माइनस का मान लगातार घटता जाता है, लेकिन EH से यह सदैव अधिक होता है। R का मान बढ़ता है तो इसका मतलब इसका मान लगातार बढ़ता जाए, इसका मान बढ़ता जाएगा, लेकिन EH से सदैव अधिक होगा ही। उसके बाद R बराबर 2.5 AU पर E प्लस का मान न्यूनतम अर्थात माइनस 0.065 AU होता है। इसका अर्थ यह है कि निम्नतम अवस्था में H2 प्लस की ऊर्जा का मान 0.065 AU है, जो कि H और H प्लस की पृथक ऊर्जा से कम है। अतः ऊर्जा का यह मान 0.065 AU बराबर 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन की वियोजन ऊर्जा मतलब DE को दर्शाता है। इसी प्रकार निम्नतम की अवस्था 2.5 AU बराबर 1.32 एंगस्ट्रॉम में
H2 प्लस की तुल्य बिंदु दूरी को प्रदर्शित किया। 2.5 पर ये इसकी तुल्य बिंदु दूरी होती है, मतलब बीच की दूरी होती है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात इसकी वियोजन ऊर्जा और बंध दूरी का मान क्रमशः 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मान बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन देखो ये इसके मान तो ये प्राप्त होते हैं, ठीक है, मान तो इसके ये प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रयोग द्वारा ये मान प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब ये लगभग समान है, 2.5 और 2.8 और 1.32 और 1.06, लेकिन काफी हद तक परिकलित मानों के समीप है। कुल्सन और उनके बाद डिगल्सन ने इन गणनाओं में संशोधित किए और संशोधन के बाद ये प्रायोगिक मानों के लगभग बराबर हो गए। E प्लस को ES और E1 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। E प्लस जो होता है ES या E1 होता है, ये समित प्रकार के ऊर्जा स्तर हैं, जबकि E माइनस को EA और E2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये असमित प्रकार के ऊर्जा स्तर हैं। तो यहाँ से एक और चीज मिलती है, समित प्रकार के ऊर्जा स्तरों के लिए जो एनर्जी है उसकी मान बहुत कम होता है। जिस एनर्जी के लिए ऊर्जा बहुत, जिस कक्षक के लिए ऊर्जा का मान बहुत कम होगा वह कक्षक स्थायी भी अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, ये वाले कक्षक कम स्थायी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखिए दीर्घकालिक समीकरण 15 में E के स्थान पर E प्लस या E माइनस रखकर H2 प्लस अणु आयन के अणु कक्षकों को प्राप्त किया जा सकता है। तो साई प्लस क्या हो जाएगा 1/√2 1 प्लस S 1sa प्लस 1sp, और साई माइनस क्या आ जाएगा 1/√2 1 माइनस S 1sa माइनस 1sp। किसी अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साई स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका मान किसी अणु में स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दो चरम अवस्थाओं E प्लस माइनस के लिए इनके मान को निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाया गया है। साई प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस S 1s स्क्वायर a प्लस 1s स्क्वायर b प्लस 2 1sa 1b। देखो वही फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, और यहाँ पर भी ये माइनस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये इसका जो प्लस होना है, ये तो इलेक्ट्रॉन नंबर को दर्शाता है, जबकि 2 1sa 1b नाभिक के चारों ओर के अंडाकार इलेक्ट्रॉन नंबर को दर्शाता है। मतलब ये दोनों तो परमाणु कक्षकों को दर्शाते हैं, ये, और ये किसको दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं अणु कक्षकों को। H2 प्लस आयन में बंधन की अनुपस्थिति में औसत इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके बराबर होगा, ये इस बराबर होगा 1/2, मतलब इसके आधे के 1sa स्क्वायर प्लस 1sp स्क्वायर के बराबर होगा। जबकि बंधन अवस्था में इलेक्ट्रॉन घनत्व साई स्क्वायर में 3 अवयवी फलन होंगे, 3 प्रकार की चीजें होंगी, n स्क्वायर 1s स्क्वायर a, n स्क्वायर 1s स्क्वायर b और 2n स्क्वायर 1sa 1sp। यहाँ n सामान्यीकरण गुणक है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, जिसका मान होता है 1/√2 1 प्लस s। दोनों नाभिकों के बीच में जहां 1sa बराबर 1sb हो, तो वहां साई प्लस स्क्वायर का मान 4n स्क्वायर 1s स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, और 1s स्क्वायर a अथवा 1s स्क्वायर b से अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि साई प्लस अणु कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व सांद्रित करने का प्रभाव है। यह बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व H2 प्लस के स्थायित्व को अथवा H प्लस के अणु को बंधन के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए साई प्लस को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये आपके सामने इसके स्ट्रक्चर बना रखिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो बीच में जो घनत्व बढ़ा, ये तो साई स्क्वायर, ये साई प्लस का था, यहाँ पर जो इसका स्क्वायर हो गया, ये क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब इसका जो घनत्व है इसके बीच में काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये बॉन्ड इसमें बन जाएगा। और विपरीत बंदी में क्या होता है, विपरीत बंदी में साई स्क्वायर माइनस का मान तो ज्यादा है, लेकिन बीच में इसका मान बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो HA और HB जो होते हैं विपरीत बंदी अणुकक्षकों का निर्माण करेंगे, ये बंदी अणुकक्षकों का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विपरीत बंदी अणुकक्षक जो है में साई माइनस में विपरीत प्रभाव होता है, और दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 तक हो जाता है, जिसे हम नोडल बिंदु कहते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व लगभग 0 हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, n, मतलब नोडल प्लेन, ठीक है, नोडल बिंदु कहा जाता है। दोनों नाभिकों को बांधने वाला बल दो विपरीत बलों का परिणाम होता है। दोनों नाभिक जो बंधे हुए हैं उसमें दो विपरीत बलों के कारण ही वो बन सकते हैं। दोनों नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बल, जब दो नाभिक दूर दूर से आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगता है, तथा दोनों नाभिकों और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल। तो एक नाभिक के इलेक्ट्रॉन दूसरे नाभिक के एक जो नाभिक है वो दूसरे जो
परमाणु आ रहा है उसके इलेक्ट्रॉन का आकर्षित करेगा और दूसरा जो नाभिक है वो पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आकर्षित करेगा। तो दोनों नाभिकों और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल Re बराबर होता है 1.32 एंगस्ट्रॉम पर E+ का मान न्यूनतम होता है जब दोनों नाभिकों के मध्य का प्रतिकर्षण बल कूलम्बिक आकर्षण बल J/1 के बराबर हो जाता है। यह ऊर्जा दोनों नाभिकों के मध्य केंद्रित अतिव्यापन इलेक्ट्रॉन घनत्व 1s.1sb को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में परमाणु कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन और कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन से ही बंधन होता है। परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करेंगे और उनके कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा जिससे ही बंधन का निर्माण होगा। E- ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन वितरण परिवर्तित हो जाता है। दोनों नाभिकों के मध्य से ऋण आवेश खींच लिया जाता है जिससे उसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। 1s E- में ऊर्जा का मान बढ़ता है, E+ में ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो इसके रेखीय संयोग को दर्शाया गया है। EH है, ये E- है, ये E+ है। E+ की एनर्जी तो कम होगी, E- की एनर्जी बढ़ गई, तो इसमें इस अवस्था में तो स्थायी नहीं रह सकते, इस अवस्था में स्थायी रहते हैं, इसी वजह से ये कक्षकों का निर्माण होता है। उसके बाद है बंधी और विपरीत बंधी अणुकक्षकों की भौतिक तस्वीर क्या है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखो जो बंधी आणविक कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व संपूर्ण पर फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक में एक दूसरे से दूर दूर बीच में एक डॉट है, ये बड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, अर्थात नोडल प्लेन बोलते हैं। Ψ+ और Ψ- अणुकक्षकों की भौतिक तस्वीर दर्शाने की कई विधियां हैं। एक विधि ये है कि अंतर्नाभिकीय अक्ष पर Ψ+ या Ψ+ स्क्वायर अथवा Ψ- या Ψ- स्क्वायर को आरेखित किया जाए, जैसे हमने पीछे दर्शाया है। दूसरी विधि ये है कि इसकी त्रिविमीय सतह का चित्रण करें जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व हो, जिसमें हमने ये दर्शा रखा है। तो त्रिविम रूप से, 3 डायमेंशन रूप से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे। जिरेड कक्षक होंगे, EU, जिरेड का मतलब होता है सममित, और 1s, और ये होगा अनजिरेड, मतलब यहाँ पर U दे रखा है, अनजिरेड का मतलब होता है असममित। असममित प्रकार की अवस्था में हमेशा, असममित प्रकार की अवस्था में हमेशा इलेक्ट्रॉन नंबर इस प्रकार से होता है, लेकिन एक दूसरे के अंदर प्रतिकर्षण प्रबल होता है, ठीक है, और यहाँ पर आकर्षण प्रबल होता है। विपरीत बंधी अणुकक्षक Ψ- का लक्षण यह है कि इसमें एक नोडल बिंदु होता है, अर्थात ये वाला इसके अंदर नोडल बिंदु है। नोडल तल उस तल को कहा जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखो यहाँ पर तो पूरे पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा, सब जगह पर पाया जाएगा, और नाभिकों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, आगे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोडीय प्लेन बोलते हैं, नोडीय तल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार कक्षकों की अवधारणा और उनके लक्षण। जिस प्रकार परमाणु कक्षकों की आकृति, ऊर्जा इत्यादि को sp, df इत्यादि से पहचाना जाता है, उसी प्रकार बंधी अणु कक्षकों की आकृति, ऊर्जा इत्यादि की पहचान सिग्मा, पाई और डेल्टा द्वारा होती है, ठीक है। बंद होते हैं सिग्मा, बंद होते हैं पाई, बंद होते हैं डेल्टा, तो ये इनकी आकृति और ऊर्जा की पहचान ही करते हैं। जबकि विपरीत बंदी के लिए इन्हीं पर स्टार लगा दिया जाता है, सिग्मा सिग्मा स्टार हो जाएगा, पाई पाई स्टार हो जाएगा और डेल्टा डेल्टा स्टार हो जाएगा। परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के अतिव्यापन से सममित प्रकार का अतिव्यापन हो जाएगा। कि तरंग फलनों के अतिव्यापन से अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इसके लिए आवश्यक है कि इनकी जो सममिति है वो अपेक्षित रूप से समान होनी चाहिए। 2.14 के अंदर हमको दिखा रखा है, देखो ये सममित केंद्र है, इसके सामने है तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये असममित केंद्र है, प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस। दोनों सिग्मा तथा सिग्मा स्टार अंतरनाभिकीय अक्ष AB पर घूर्णन के सापेक्ष सममित है। साथ ही इस अक्ष के लंबवत तल की प्रतिछाया के सापेक्ष भी सममित है, रिफ्लेक्शन वगैरह। ऐसे कक्षकों के लिए हम ये कहते हैं कि बेलनाकार रूप से सिमेट्रिकल है। इन कक्षकों को यदि सममित केंद्र की नजर से देखें तो सिग्मा कक्षक तो सममित है, लेकिन सिग्मा स्टार एसिमेट्रिक है। देखो प्लस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, क्योंकि उस केंद्र से समान दूरी पर जाने में फलनों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे अणुकक्षक जो सममित केंद्र या प्रतिलोमन केंद्र के सापेक्ष सममित हों उन्हें गिराड या सम कहते हैं और सिग्मा जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके विपरीत वे अणुकक्षक जो प्रतिलोमन अक्ष के सापेक्ष असममित होते हैं उन्हें अनजिराड या विषम कहते हैं और सिग्मा यू स्टार अथवा सिग्मा यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सममित, ये असममित प्रकार, ठीक है।
अब देखो एस कक्षकों, ये असममित है तो ये बन गया बॉन्ड, और असममित है तो इसको, इसीलिए इसको यू से प्रदर्शित करते हैं और इसको जी से। इसका विराट होता है, जी का मतलब विराट होता है और इसका यू होता है। ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के 9th लेसन में उपशासित यौगिक, उसमें भी जी और ये यू का कंसेप्ट था। एस कक्षकों से सदैव सिग्मा अणु कक्षक बनते हैं, अतः एस एस कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा जी और सिग्मा स्टार यू अणु बनते हैं। उदाहरण H2+ आयन, और sp कक्षकों का अतिव्यापन से बने सिग्मा जी और सिग्मा स्टार यू कक्षकों को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखो sp प्रकार का अतिव्यापन है, ये s है, p इस प्रकार से अतिव्यापन हो गया इसमें। p कक्षक सिग्मा तथा पाई दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। pp प्रकार के अणु कक्षकों से बने हुए बंध इस प्रकार के होंगे, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस। यहाँ पर देखो इनके बीच में नहीं होगा, ठीक है, ये तो कक्षक बन गया, इसके बीच में अतिव्यापन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बंधीय अणु कक्षक बनते हैं। ये विपरीत बंधी, ये जो है विपरीत बंधी प्रकार के दो प्रकार के कक्षक यहाँ पर बन जाएंगे। सिमेट्री इनकी उल्टी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जब इस प्रकार का अतिव्यापन होता है तब सिमेट्री उल्टी हो जाएगी, जो सिमेट्रिकल होंगे वो विपरीत बंधी हो जाएंगे और जो एसिमेट्रिकल होंगे वो बंदी हो जाएंगे। देखो ये एसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो ये तो बंदी हो गए, ठीक है, और ये क्या है, सिमेट्रिकल है तो ये विपरीत बंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको आपको ध्यान में रखना। उसके बाद है सिग्मा और पाई अणु कक्षकों में अंतर क्या होगा। सिग्मा अणु कक्षक नाभिकों को जोड़ने वाले अक्ष पर होते हैं, जबकि पाई अणु कक्षक नाभिकों के लंबवत होते हैं। इस तरीके से पाई अणु कक्षकों के लिए नाभिक अक्ष पर साई का मान 0 होता है। देखो यहाँ पर साई का मान 0 है, यहाँ पर साई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ साई स्क्वायर का मान भी 0 होगा, जबकि सिग्मा अणु कक्षकों के लिए जो अंतर्नाभिकीय अक्ष है वहां पर साई और साई स्क्वायर का मान उच्चतम होता है। सिग्मा और पाई अणु कक्षकों की सममिति एक दूसरे के विपरीत होती है। सिग्मा बंधी अणु कक्षक सममित सिग्मा जी होते हैं, जबकि सिग्मा विपरीत बंधी अणु कक्षक असममित सिग्मा यू होते हैं। इसके विपरीत पाई बंधी अणु कक्षक असममित पाई यू होते हैं, जबकि विपरीत बंधी पाई स्टार अणु कक्षक सममित पाई जी होते हैं। इसका मतलब इन दोनों की जो सम्मिता होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर डी डी डेल्टा बंध है। अब जो डेल्टा बंध बनता है इसमें महत्वपूर्ण है कि डेल्टा बंध हमेशा डी डी अतिव्यापन से बनता है। देखो एस कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाएंगे। जो पी कक्षक हैं ये दो प्रकार के बंध का निर्माण कर सकते हैं, सिग्मा प्रकार के अणु कक्षक का निर्माण भी कर सकते हैं, पाई प्रकार के बंध का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम डी कक्षक के बारे में बात करेंगे, ये 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं। सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है और डेल्टा भी बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से विविन्यासित हो जाते हैं और विविन्यासित होकर निर्माण करते हैं डेल्टा कक्षकों का। डी कक्षक सिग्मा, पाई और डेल्टा तीनों प्रकार के अणु कक्षक बना सकते हैं। अक्षीय डी कक्षक अर्थात जो अक्षों पर स्थित हैं dx² y² और dz², s तथा p कक्षकों के साथ सिग्मा, और अंतरअक्षीय डी कक्षक अर्थात dxy dyz और dzx उपयुक्त अभिविन्यास वाले p कक्षकों के साथ पाई अणु कक्षक बनाते हैं। जब dd कक्षक परस्पर संयुक्त होकर डेल्टा अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, dd कक्षक जो होते हैं वो परस्पर संयुक्त होकर किसका निर्माण करेंगे, डेल्टा अणु कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ तक अलग अलग प्रकार की चीजें कैसा कौन सा बनता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो s और s अगर आपस में अतिव्यापन करें तो सिग्मा अणु कक्षक बनाएंगे, s और p अगर आपस में अतिव्यापन करें तब भी सिग्मा बनाएंगे, s और dx² और y² करें तब भी सिग्मा बनाएंगे, s और dz² करें तब भी सिग्मा बनाएंगे। px और px करते हैं तो पाई बनाते हैं, py और py करते हैं तो पाई बनाते हैं, pz और pz करते हैं तो पाई बनाते हैं, dxy dzx py और pz करते हैं तो पाई बनाते हैं, dxy dxy करते हैं तो पाई बनाते हैं, dz² करते हैं तो सिग्मा बनाते हैं, लेकिन dyz और dyz करते हैं तो डेल्टा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि dyz और dyz के कक्षकों के अतिव्यापन से हमेशा डेल्टा कक्षकों का निर्माण होता है और बाकी सभी से सिग्मा और पाई। हमेशा ध्यान रखना है, s हमेशा सिग्मा बनाता है, p पाई बना सकता है और सिग्मा भी बना सकता है। बंधीय अणु कक्षक तथा विपरीत बंधीय अणु कक्षक सिग्मा तथा पाई स्टार में अंतर। बंधीय अणु कक्षक सिग्मा तथा पाई और विपरीत बंधीय अणु कक्षक सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार में अंतर। सबसे पहला, सिग्मा या पाई बंधीय अणु कक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं, जबकि विपरीत बंधीय अणु कक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के प्रतिकर्षण से बनते हैं। नेक्स्ट, सिग्मा या पाई जो अणु कक्षक है, बंधीय अणु कक्षकों की ऊर्जाएं दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम हो जाती हैं, जबकि विपरीत बंधीय अणु कक्षकों की जो ऊर्जाएं हैं उतनी ही अधिक हो जाती हैं जितनी की दूसरे वाली कम हो जाती है, ठीक है। बंधीय अणु कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मतलब साई स्क्वायर प्लस का मान जो होता है उच्चतम होता है।
जो दोनों नाभिकों में आकर्षित करके परस्पर बांधे रखती है, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ जाता है। जबकि विपरीत बंधी अणुकक्षकों में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि जो बंधी अणुकक्षक है उसमें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उच्चतम होती है, जबकि जो विपरीत बंधी अणुकक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य ही हो जाती है, मतलब पाया नहीं जाता। अब जिससे दोनों नाभिक एक बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों नाभिक एक दूसरे के सामने आ गए। अब दोनों नाभिक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण हो जाता है, अतः इनके मध्य कोई बंध नहीं बनता, इनकी ऊर्जा उच्च हो जाती है और स्थायित्व कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये तीन मुख्य अंतर है। सिग्मा और पाई बंधी जो होते हैं वो आकर्षण से बनते हैं, विपरीत बंधी प्रतिकर्षण से बनते हैं। सिग्मा और पाई बंधी अणुकक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, जबकि विपरीत बंधी की ऊर्जा ज्यादा होती है। और बंधी अणुकक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उसके नाभिकों के आसपास साई स्क्वायर का मान उच्चतम होगा नाभिकीय अक्ष पर, जबकि जब हम बात करते हैं विपरीत बंधी में तो उसमें बीच में इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। इस वजह से सिग्मा दोनों नाभिक आमने सामने आ जाएंगे और आमने सामने होने से उसके स्थायित्व के मान में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने जो बात की है वो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में किस प्रकार से H2 अणुआयन होता है, किस प्रकार से उसको ज्ञात किया जाता है, उसकी एनर्जी किस प्रकार से होती है। उसके बाद में हमने सिमेट्री और एसिमेट्री के बारे में बात की। उसके बाद में भौतिक तस्वीर के बारे में बात की। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका आप डायग्राम बनाएंगे एडिटिंग, और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके बंधी और विपरीत बंधी कक्षक है उनकी भौतिक तस्वीर किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से इनकी भौतिक तस्वीर होती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी को हम एक और तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों की ऊर्जाओं का क्रम दे रखा है कि ऊर्जाएं किस प्रकार से, इनकी ऊर्जा स्तर ऊपर और नीचे वाला किस प्रकार से होगा। उसके बाद में इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, मतलब जो बंधी और विपरीत बंधी अणुकक्षक है उसको दर्शाने का ये तरीका भी है, जिसमें इन दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना साई स्क्वायर का मान, साई प्लस स्क्वायर का मान उच्चतम हो जाता है और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर होती हैं, अलग अलग प्रकार से पाए जाने की संभावनाएं हैं। 2 तरीके तो हैं ही आपके सामने जो किसी बंधी और विपरीत बंधी कक्षक को प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद में हमने सममितता और असममितता के बारे में बात की, डेल्टा कक्षकों के बारे में बात की। डेल्टा कक्षक हमेशा डी कक्षकों के द्वारा ही बनाए जाएंगे, इसके अलावा नहीं। और ये जो डेल्टा कक्षक होते हैं ये डेल्टा कक्षक डी वाई जेड और डी वाई जेड के अतिव्यापन से बनते हैं हमेशा। ठीक है, और बाकी हमने अंतर के बारे में बात की कि बंधी और विपरीत बंधी में मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया इसके अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम संकृत कक्षकों के बारे में बात करेंगे। संकृत कक्षकों में मुख्य रूप से हमारे पास 3 ही संकृत कक्षक दे रखे हैं, एक तो है sp और एक है sp2 और एक है sp3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटम बेस्ड हम अगर बात करें तो ये 3 ही प्रकार के होंगे, sp, sp2 और sp3। कार्बन 3 ही संक्रमण दर्शा सकता है, इसके अलावा कोई संक्रमण इसमें नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर ये दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं संकृत कक्षकों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप इसे देखते रहें और तैयारी करते रहें, जिससे कि अब ये क्लियर हो चुका है कि आपका सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। इस वजह से आप इसको संपूर्ण तरीके से तैयार करते रहें। धन्यवाद।